हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कानूनी सलाह में आज हमारे साथ उपस्थित हैं अधिवक्ता कुमार रंजन जी। इनके बारे में आपको बता दें, ये डालसा के पैनल लॉयर हैं और वकालत के क्षेत्र में 15 वर्षों से कार्यरत हैं। ये फिंगरप्रिंट एवं हैंडराइटिंग के एक्सपर्ट भी हैं और सर्वे नॉइंग प्लेडर कमिश्नर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में कुमार रंजन जी। नमस्कार। जैसा कि आपका भारी भरकम अनुभव भी है और अच्छे खासे क्षेत्रों में आप कार्य भी करते हैं, तो हम आपसे ये आज के कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि आज के समय में समाज में कई सारे समस्याएं हैं। उन समस्याओं में आज का यौन उत्पीड़न एक समस्या है। वर्किंग वुमेन जो कि कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करती है, उनको कार्य के दौरान भी यौन उत्पीड़न किया जाता है, कई सारी समस्याएं होती है उनको। इन सब पहलुओं में हम आपसे आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यौन उत्पीड़न क्या है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने पहलू पर आधारित हैं, इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। आज के डेट में हमारी सरकार भी इस और काफ़ी कदम बढ़ाए हुए है, काफ़ी तरह से कार्य कर रही है। देखते होंगे आप टीवी वगैरह में भी सरकार जो है सो यौन उत्पीड़न के बारे में बतला रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से यौन उत्पीड़न होती है। तो आज जो है यौन उत्पीड़न के बारे में आपको बताते हैं। ये जो है सो अगर कोई वुमेन अपने किसी ऑफिस वगैरह में भी कार्य करते हैं तो वहाँ पे लोगों के द्वारा इनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। तो वो बहुत पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, तो सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी इस समस्या को दूर करने के लिए वो एक हीन भावना से ग्रसित हो जाती थी। तो इस पे सरकार ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया और 2010 में सरकार ने एक विधेयक पास किया था। उस विधेयक में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक कहा जाता है इसे। उसके बाद इसे 2013 में इसे एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013। तो कुमार रंजन जी, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे यौन उत्पीड़न के बारे में, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत महिला आबादी जो है कार्य करती है और जैसा कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए कुल श्रम की तुलना में 50% ऐसे श्रम है, महिला श्रम है, जिनका हम उचित उपयोग नहीं ला पा रहे हैं, अपने भारत के विकास में योगदान नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह है, वर्किंग सेक्टर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा, इसलिए महिलाएं सामने नहीं आती हैं या उनके घर के द्वारा भेजा नहीं जाता है कि वो आगे जाके काम कर सके और अपने हाथ बटा सके। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के विधेयक लाए गए हैं, किस तरह के कानून लाए गए हैं ताकि उनको वो वर्किंग सेक्टर को उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा बात। सरकार की ओर से 2010 में एक विधेयक पारित किया गया था महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के खिलाफ, और ये विधेयक पास होने के बाद 2013 में सरकार ने एक्ट बनाई है एक जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013। इसके अनुसार सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, कितने प्रकार के यौन उत्पीड़न होते हैं, कैसे कैसे लोग उसको जो है सो किस तरह से यौन उत्पीड़न करते हैं, उसके बारे में भी बतलाए हैं। जैसे कि है पहला कि आप सेक्सुअल कांटेक्ट करके, दूसरा है कि डिमांड करके कार्य करा रहे हैं तो उसके बड़ा ऊपर वाले पदाधिकारी जो उनको जो है सो डिमांड करते हैं इस तरह से। तीसरा होता है कि उसको किसी तरह का कलर वगैरह, सेक्सुअल कलर वगैरह दिखला करके जो है सो उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। चौथा होता है कि वो उनको पोर्नोग्राफी वगैरह, गलत तरह के जो पिक्चर वगैरह है इस तरह का दिखलाने का भी कोशिश करते हैं। अनटच यानी कि जो इस कभी कभी होता है कि जा रहे हैं तो इस तरह से वुमेन लेडी को टच करते हैं जो वहाँ कार्य कर रही है, जो उसको गलत लगे। तो इस तरह के उत्पीड़न को ये सरकार के द्वारा इस यौन उत्पीड़न इस विधेयक के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि अगर हमें किसी के क्रियाकलाप से परेशानी हो, हमें हर्ट पहुंच रहा हो, तो इसे हम यौन उत्पीड़न के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है कार्य क्षेत्र में कि वो अपना निडर होकर के अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो महिलाएं कैसे अपने आप को समझेंगी कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर कोई महिला इस क्षेत्र में शिकायत करना चाहती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो कहाँ शिकायत कर सकती है? उसे सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोले आपने। सबसे पहले अगर किसी महिला के साथ ये कार्य हो रहा है, यौन उत्पीड़न का हो रहा है, लगता है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है मेरे ऑफिस में, तो वो इसकी शिकायत जो है सो अपने से बड़े पदाधिकारी के पास भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये महिला आयोग में भी इसका शिकायत लिखित रूप से कर सकते हैं। तीसरा है कि उनके विरुद्ध एफआईआर करके भी थाना में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो एक हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसे हम लोग डालसा कहते हैं, उसमें भी जाकर के अपना आवेदन दे करके वो शिकायत कर सकते हैं। डालसा उसे अपने माध्यम से देख कर इंक्वायरी करके और निःशुल्क उसकी सहायता इस संबंध में करेंगी और करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है वो शिकायत करती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग बदनामी की वजह से भी लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं या फिर आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में कानून के द्वारा क्या प्रावधान है? इसमें अगर ये कहीं पे शिकायत कर रही हैं, हम उदाहरण बतला दें, अगर डालसा में ही ये शिकायत कर रही हैं, तो इनके नाम को या इनके चेहरे को गुप्त रख करके डालसा अपने द्वारा इसका इनको सहयोग करेंगी। इनको आगे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जिला सेवा प्राधिकार के द्वारा इनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है, इनको हर संभव सुविधा प्रदान किया जाता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शिकायत इस तरह का करना चाहता है, कोई महिला करना चाहती है, तो इसे कई तरह की परेशानियां होती है, जैसे कि आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में पैसे लगते हैं। तो क्या किस तरह से कानूनी सलाह दिया जा सकता है, या कोई ऐसे संस्थान है जो इसे सपोर्ट करते हैं? ऐसे कुछ संस्थान के बारे में? हाँ, बहुत सारे एनजीओज भी इसमें कार्य कर रहे हैं। और अगर आप एनजीओज में नहीं जान रहे हैं कि कौन एनजीओ काम कर रहा है, तो आप सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आइए। सिर्फ एक राइटिंग आप लिख के दीजिए, एक आवेदन लिख के दीजिए, बस आपका कार्य उतना ही रहता है, बाकी काम डालसा खुद कर देगा। डालसा किस रूप में इसको मदद करती है? डालसा के द्वारा वहाँ पे पैनल लॉयर होते हैं। डालसा के सचिव जो है सो उस पैनल लॉयर में से किन्हीं एक को उसमें उनको इसके लिए डिप्यूट करते हैं, और वो जो है सो इसके द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, शिकायत को दूर करने की कोशिश करते हैं, और इस पे जो है सो आगे जो प्रक्रिया चलना है वो खुद वो अपने द्वारा लेकर के करते हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे महिलाओं को कई सारी समस्याएं होती है कार्य क्षेत्र के दौरान, तो उन्हें मालूम नहीं हो पाता है कि हम इस समस्या को निदान करने के लिए हम कहाँ पे जाएं, या फिर आगे कुछ उन्हें संभावना दिखता नहीं है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता के लिए क्या किया जाता है? देखिए, जागरूकता के लिए जिला प्रशासन के द्वारा उनको एक नंबर डिप्यूट किया गया है, जिसमें वो शिकायत कर सकती हैं, और उसके माध्यम से बाय फोनिक जो है सो शिकायत कर सकते हैं, या जो है सो ऑनलाइन एफआईआर की भी सुविधा है। अगर जो महिला ऑनलाइन एफआईआर करना जानती हैं, वो ऑनलाइन एफआईआर करके जो है सो उसको आप अपना शिकायत को जो है सो दर्ज करा सकते हैं। यानी कि निःशुल्क व्यवस्था है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं? हाँ, एकदम निःशुल्क व्यवस्था है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर कोई महिला थाना में जाती है, इस तरह की शिकायत लिखित रूप में देना चाहती है, तो वो किससे संपर्क करेगी? तो वो इस तरह के अगर वो थाना में जाना चाहते हैं तो वो महिला थाना में शिकायत कर सकते हैं। महिला थाना हर थाने में है लगभग, तो वहाँ पर महिला ही रहती हैं, तो अपनी वो शिकायत को एक महिला दूसरे महिला को बोलने में किसी तरह से कुछ ये उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, खुल के रख सकते हैं वो। अगर कोई ऐसी समस्या देखने या सुनने को मिलती है, तो उनकी समस्याओं को कब तक, कितने अवधि में निदान कर लिया जाता है? कोई ऐसी प्रायोरिटी है जिला प्रशासन की या कोर्ट प्रशासन की? देखिए, ऐसा तो कुछ समय निश्चित नहीं है, पर इतना जरूर है कि इंक्वायरी के बाद जो है बहुत जल्दी वो मामला को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। कुछ समय सीमा इसमें जो है निश्चित नहीं है। तो अधिवक्ता कुमार रंजन जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे कार्य क्षेत्र में महिलाओं को उत्पीड़न के बारे में। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है कि जिसके साथ समस्या यौन उत्पीड़न किया जाता है, वो महिला आगे नहीं आना चाहती है, या फिर उस लायक नहीं होती है कि वो कहीं जाके शिकायत कर सके, तो उनके जगह पे कौन जाके शिकायत कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका ये। अगर जो महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है
वो शिकायत नहीं करना चाहती या वो असमर्थ है शिकायत करने में, या तो ऐसी स्थिति में उनके रिश्तेदार जो होते हैं, माता पिता भाई बहन या उनके जो मित्र जो उस चीज़ को देख रहे हैं वो, या उनके सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं, वो इनका शिकायत उनके कर सकते हैं। जब शिकायत करने की बारी आती है तो क्या कोई सबूत या कुछ इस तरह के सबूत मांगे जाते हैं कि उन्हें इस चीज़ का मदद मिले आगे शिकायत करने में? नहीं, ऐसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है शिकायत करने के लिए। आप शिकायत करें, आप आवेदन दें लिख करके, और उसके बाद थाना उस पर इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी में अगर वो मिल जाता है तो जो है सो आगे का प्रोसेस कार्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई शिकायत कर ही दिया तो उसके बाद दंड का क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत? हाँ, क्योंकि अगर कमजोर दंड का प्रावधान होता है तो ऐसी शिकायत लगी रहती है और शिकायत तो कम होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे में ऐसी शिकायतें नहीं आए, ऐसे वाक्य नहीं हो, तो इसके लिए क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुसार? हाँ, इसमें भारतीय दंड संहिता में अगर जो शिकायत पे इस पे इंक्वायरी होता है, ट्रायल चलता है, उसके बाद पाया जाता है कि हाँ यह ही है, तो उस पे भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 354 और धारा 509 के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है और उसी के अनुसार उस पर सजा दी जाती है। उन्हें लगभग जो एक्यूज होता है उनको लगभग 3 साल की सजा भी इसमें होने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिला के 3 साल का प्रावधान है। तो ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ समस्याएं कम हुई है अगर ये संविधान के अनुसार ये दंड का प्रावधान किया गया तो? हाँ, ये जब से ये कानून बना है उस समय से ऐसे मामले आना कम हो गए हैं। डर फैला है क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से हिट करता है। पहले जो कानून में थोड़ा लेचेस थे, लेकिन जब से यह अधिनियम बना है तब से जो है सो डायरेक्ट शिकायत कर किए जाने पर आपको जो है सो लोगों के प्रति डर उत्पन्न हो गया और ये मामले कम होने। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए भारतीय संविधान काफ़ी सजग है और उनके लिए यह कानून के माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आप भी अगर अपने कार्यक्षेत्र में ऐसी कोई समस्याएं होती है तो बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अपने बेझिझक रूप से अपने कार्यक्षेत्र में काम करें और अपना समाज और देश का नाम आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी जानकारियों को कुमार रंजन जी आपने अवगत कराया और चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप डरे नहीं। सरकार के द्वारा हर गलत का सजा का प्रावधान है। जहां भी आप कार्य कर रहे हो निर्भीक होकर के बेझिझक कार्य करें। आपको जो है सो अगर किसी तरह से इस परेशानी उत्पन्न होती है तो सरकार आपके साथ है और यहाँ प्रशासन आपके साथ है। सिर्फ आपको आगे बढ़ने की देर है, बाकी आपको किसी तरह का कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। बेझिझक होकर के कार्य करें, निडर होकर के कार्य करें। तो ये थे अधिवक्ता कुमार रंजन जी, जो डालसा के पैनल लॉयर भी हैं और 15 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं और हम इस जानकारी ले रहे थे यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में भारतीय संविधान के द्वारा क्या दंड के प्रावधान है और किस तरह की सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं महिलाओं को कार्य क्षेत्र के दौरान। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारियों को आपने हमारे साथ शेयर किया कुमार रंजन जी। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे और इसका सही रूप से उपयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।